एक टाइम पर ये आदमी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर था जिसकी अच्छी खासी रिस्पेक्ट थी। फिर एक टाइम पर ये वो डॉक्टर बन गया जिसने 100 से भी ज्यादा मर्डर और इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट कर दिए, और इन सब के बाद भी ये जेल में टिक नहीं पाया। तो स्टोरी स्टार्ट होती है देवेंद्र शर्मा से। ये अलीगढ़ के एक छोटे से गांव में अपनी वाइफ और बच्चों के साथ रहता था। अब देवेंद्र ने 1984 में ना बिहार से आयुर्वेदिक मेडिसिन की डिग्री ली और यूपी के अलीगढ़ में क्लिनिक खोल लिया। अब यहाँ ना ये एक अच्छा खासा डॉक्टर बन गया और लोग ना इसकी काफी रिस्पेक्ट भी करते थे, क्योंकि कई बार ये जरूरत पड़ने पर ना लोगों का फ्री में ही ट्रीटमेंट कर देता था कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी मौज करो। अब देवेंद्र की जिंदगी में चेंजेस तब आए जब इसने 1990 में ना एक फेक गैस एजेंसी के बिजनेस में अपना पैसा लगाया। क्यों लगाया, इसके दिमाग में क्या चल रहा था वो तो भगवान ही जाने, लेकिन अब ये इलीगल तरीके से गैस बेचता और खूब पैसे कमाता मस्त। पर जब रियल गैस एजेंसी को इन सब के बारे में पता चला तो उन्होंने तो इस पर फाइन लगा दिया। अब इसके बाद ना इसका इस बिजनेस में ना काफी लॉस हुआ और इस पे बहुत सारा कर्जा चढ़ गया। अब यहीं से ना इसका कॉन्टेक्ट कुछ ऐसे क्रिमिनल माइंडेड लोगों से हुआ ना जो भाई फेक गैस सिलेंडर का काम करते थे, और फिर धीरे धीरे इसका काम चेंज हुआ और ये किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट में इन्वॉल्व हो गया। अब पहले तो ये ट्रक ड्राइवर को हायर करता जो गैस सिलेंडर ले जाते थे, फिर ये रास्ते में मौका देखकर ना ड्राइवर को अपने कंट्रोल में करके भाई उसके मुंह में गैस पाइप ठूस देते थे ताकि ड्राइवर की दम घुटने से मौत हो जाए और कोई खून खराबा भी ना हो। इसके बाद ये इनकी किडनी निकालते और फिर हजारा कैनाल में बॉडी को फेंक देते। पर कुछ ही टाइम में ना इसे ऐसा लगा कि मैं ना जल्दी पकड़ा जाऊंगा, तो फिर ये अलीगढ़ और जयपुर में कुछ ऐसे लोगों से मिला जो पहले से छोटे मोटे ऑर्गन ट्रेडिंग में शामिल थे। फिर इसने जयपुर के बड़े हॉस्पिटल के बाहर ना अपने कुछ एजेंट खड़े कर दिए जो ऐसे गरीब लोगों को ढूंढते थे जिन्हें पैसे की जरूरत हो या फिर जिनके आगे पीछे कोई ना हो। अब 2002 से 2004 के बीच ना देवेंद्र ने अपना बेस गुड़गांव और नोएडा में भी बना लिया। अब यहाँ इसने बंगले लिए, कोठियों को भाई मिनी हॉस्पिटल में बदल देता था। ये बाहर से तो नॉर्मल घर लगते थे लेकिन अंदर तो भाई ऑपरेशन थिएटर जैसा सेटअप होता था। अब इसने डॉक्टर और टेक्नीशियंस की टीम बनाई। देवेंद्र खुद भाई एनेस्थीसिया देने और चीरा लगाने में एक्सपर्ट हो गया था। अब वो बिहार, यूपी और वेस्ट बंगाल में लेबर्स को भाई लालच देकर बुलाता और फिर सिर्फ 40,000 में किडनी ले लेता और अमीर पेशेंट जो कि मोस्टली एनआरआई होते थे उनको बेच देता। और अगर ऑपरेशन के बाद डोनर को ढंग की मेडिकल केयर नहीं मिलती या फिर भाई वो ऑपरेशन टेबल पर ही मर जाता तो देवेंद्र उसकी बॉडी को हजारा कैनल में भाई मगरमच्छ के लिए फेंक देता। देवेंद्र ने अकेले 125 से ज्यादा इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट कर दिए थे और अब तक तो देवेंद्र का बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो चुका था। इसका फोकस अपने क्लिनिक से हटकर सिर्फ पैसे कमाने पर था। क्लिनिक पे तभी लोगों का फ्री में इलाज कर देता था क्योंकि पैसा तो कहीं और से बना रहा था। अब इसने ना टैक्सीज का यूज किया डोनर और किडनी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इसका लॉजिक था गाड़ी भी अपनी चोरी की और ड्राइवर का खर्चा भी नहीं, क्योंकि ये बाद में ड्राइवर्स को भी मार देता था। इसने एक गैंग बनाया था जो सिर्फ टैक्सी ड्राइवर्स को टारगेट करता था और ये नॉर्मली मारुति स्टीम और टाटा सुमो जैसी गाड़ियां चूज करते थे क्योंकि इनकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी होती थी। एक टाइम पर ये कितने सारे इलीगल बिजनेस एक साथ कर रहा था और सब एक दूसरे में कनेक्ट थे आपस में। अब ये हमेशा ऐसी जगह से टैक्सीज रेंट पर लेते ना जहां से जंगल वाला रास्ता होता ताकि फिर ये ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहते और फिर पीछे बैठे सारे बंदे भाई मिलके ड्राइवर का गला, और इसके बाद ये फिर वही अपना किडनी वाला काम करके भाई बॉडी को हजारा कैनाल में फेंक देते। अब ये कैनाल ना इतनी ज्यादा मगरमच्छों से भरी होती थी ना कि कोई बॉडी का सबूत नहीं मिलता था पुलिस को कि पुलिस प्रूफ कर पाए कि भाई मर्डर हुआ है। सिंपल कहने का यही मतलब है कि ना रहेगी बॉडी ना बनेगा मर्डर केस। अब ड्राइवर को खत्म करने के बाद ना ये गाड़ी को अलीगढ़ या मेरठ ले जाते। अब यहाँ ये गाड़ी को या तो सीधा बेच देते या फिर अलग अलग पार्ट्स करके कबाड़ी वाले को बेच देते। 2002 से 2004 के बीच में इस प्रोसेस में इसने इतने लोगों को मारा ना कि ये भाई गिनती भूल गया खुद। अब इसका प्लान पहली बार तब फेल हुआ जब पुलिस ने एक गायब टैक्सी को ट्रैक करा और इसके एक बंदे तक पहुंच गई। अब इसके बाद पुलिस वालों ने नोटिस करा कि जितनी भी टैक्सी और ड्राइवर भाई गायब हुए सबका एक ही पैटर्न था, और अब पुलिस वालों को समझ में आ गया था कि ये तो किसी प्रोफेशनल गैंग का काम है। अब पुलिस वालों ने इस एरिया में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी। इन्होंने पुरानी गाड़ियां चोरी करने वाले और स्क्रैप डीलर्स पर नजर रखना स्टार्ट करा। अब पुलिस ने इसके बाद में एक ऐसे बंदे को पकड़ा जो चोरी हुई गाड़ियां खरीदता था। अब जब इससे पूछताछ हुई ना तो इसने एक डॉक्टर का नाम लिया जो अलीगढ़ से ये पूरा रैकेट चला रहा था और इन्हें पता चल गया देवेंद्र शर्मा के बारे में। अब जब पुलिस ने इसके बैकग्राउंड के बारे में पता किया ना तो इन्हें वही फेक गैस एजेंसी वाला और कुछ किडनी ट्रांसप्लांट वाला भाई केसेस मिले, और 2004 में गुड़गांव पुलिस ने ना एक केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए ना देवेंद्र शर्मा को ट्रैक किया और अरेस्ट भी कर लिया। अब स्टार्टिंग में तो इसने सिर्फ टैक्सी चोरी वाली बात मानी कि हाँ टैक्सी चोरी करता था, लेकिन पुलिस के थोड़े और प्रेशर देने के बाद इसने एडमिट करा कि हाँ 100-200 मर्डर भी कर चुका हूँ। अब शॉकिंग बात ये थी कि जब पुलिस ने हजारा कैनाल में भाई बॉडी ढूंढने की कोशिश करी ना उन्हें एक चीज नहीं मिली, लेकिन फिर भी पुलिस ने इसके अगेंस्ट इतना स्ट्रॉन्ग केस बनाया ना कि कोर्ट ने इसे सीरियल किलर माना। लेकिन देवेंद्र शर्मा की स्टोरी यहाँ तो बिल्कुल खत्म नहीं होने वाली। अब इसे कई मर्डर और किडनी रैकेट के लिए ना लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा सुनाई गई। अब जब इसकी वाइफ और बच्चों को ये सब पता चला ना तो उन्होंने भी इससे रिश्ता तोड़ दिया। अब ये बीच में ना कई बार पैरोल के लिए अप्लाई भी कर रहा था और 16 साल बाद 2020 में इसे 20 दिन के लिए पैरोल मिला भी। एक तो मुझे समझ में नहीं आता भाई ऐसे बंदों को पैरोल मिल भी कैसे जाती है। अब इसे पैरोल खत्म होने के बाद ना जयपुर जेल में रिपोर्ट करना था, लेकिन ये तो जेल जाना नहीं चाहता था वापस, तो ये भाग गया। हाँ और 2 पैरोल। अब ये राजस्थान से सीधा दिल्ली भाग कर आया और यहाँ पर छुप कर रहने लगा, और एक विडो से इसने शादी भी कर ली और उसी के साथ शिफ्ट हो गया। अब घर चलाने के लिए इसे पैसे तो चाहिए थे तो इसने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम स्टार्ट करा। अब ये कनॉट प्लेस की एक डिस्प्यूटेड बिल्डिंग को बेचने की कोशिश कर रहा था। ये
ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढता था जिन पर लीगल केस और ये फ्रॉड में बेचकर कमीशन उठा सके। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ना ऑलरेडी राजस्थान पुलिस से एक अलर्ट मिल रखा था कि एक सीरियल किलर भागा हुआ है। अब दिल्ली पुलिस ने जैसे तैसे करके इसे ढूंढ निकाला, उन्हें पता चल गया कि ये यहाँ पर प्रॉपर्टी का काम कर रहा है। अब पुलिस ने जब इसके घर पे छापा मारा तो इसने पहले तो मना कर दिया कि भाई मैं नहीं हूँ, लेकिन बाद में फिर इसने कन्फेस कर दिया कि हाँ मैं ही हूँ देवेंद्र शर्मा। लेकिन यहाँ भी देवेंद्र शर्मा की स्टोरी खत्म नहीं होगी। अब इसे दोबारा अरेस्ट करके जेल में भेज दिया गया, इस बार तिहाड़ जेल में। लेकिन फिर 2023 में देवेंद्र शर्मा को फिर से गुड बिहेवियर के चलते पैरोल मिल गई। भाई क्यों? एक सीरियल किलर ऐसा कौन सा गुड बिहेवियर कर देता है कि उसे पैरोल मिल जाती है? अब ये फिर से भाग के राजस्थान के एक आश्रम में रहने लगा और वहां पर प्रीस्ट बन गया। ये आश्रम में लोगों को प्रवचन देता, भाई जड़ी बूटियों से इनका ट्रीटमेंट करने लगा। लोग इसे एक पहुंचा हुआ साधु संत समझने लगे। अब इसे लग रहा था मंदिर और आश्रम ऐसी जगह जहां पर पुलिस इसे नहीं ढूंढ पाएगी, लेकिन पुलिस उधर अपना सर्च ऑपरेशन चला रही थी। अब पुलिस ने ना उन सारे लोगों पे नजर रखी थी जो देवेंद्र के कांटेक्ट में थे एक टाइम पर। अब इन्हें एक सस्पिशियस नंबर का पता चला जिसने दौसा एरिया में एक बंदे से कांटेक्ट किया है, और फिर पुलिस के एक सीक्रेट इन्फॉर्मर ने बताया कि भाई देवेंद्र एक आश्रम में बाबा बनकर रह रहा है। अब एक इन्फॉर्मर को शक तब हुआ था जब उसने देखा कि एक पुजारी जिसे मेडिकल टर्म और भाई सर्जरी वगैरह की काफी नॉलेज है। और फाइनली जब पुलिस ने इसे आश्रम से पकड़ा तो इसकी एज 70 साल हो चुकी थी अब टोटल। लेकिन पुलिस वाले ना उसकी फिटनेस देखकर हैरान थे कि इतनी एज में भी इतना एक्टिव कैसे है।